मणिशंकर अय्यर की पाकिस्तानी अय्यारी। जी हां, ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस के सीनियर नेता का दिल एक बार फिर पाकिस्तान के लिए धड़का है। एक बार फिर मणिशंकर अय्यर का पाकिस्तान प्रेम जाग उठा है और उसी मोहब्बत के चलते मणिशंकर अय्यर की जुबान से पाकिस्तान वाला बम फूटा है। दरअसल मणिशंकर अय्यर ने पहलगाम हमले को लेकर पाकिस्तान को क्लीन चिट देने वाला एक बयान दिया। पहलगाम हमले को लेकर हुए तमाम खुलासों और सबूतों को दरकिनार करते हुए मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तान को पाक साफ करार देने का काम किया। मणिशंकर अय्यर ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि पहलगाम हमले में पाकिस्तान का हाथ था। इसको लेकर भारत कोई भी सबूत नहीं दे पाया। उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया के जिन 33 देशों में पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए भारत सरकार ने प्रतिनिधिमंडल भेजे थे, उनमें से एक भी देश ने हमले को लेकर पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। मणिशंकर अय्यर की इन बातों के चलते उनके बयान को पाकिस्तानी बम कहा जा रहा है। एक बार आपको हम सुनवाते हैं उनका ये बयान, जरा गौर से सुनिएगा। वो जो 33 देश ठरूर और उनके लोग गए हों, किसी ने नहीं कहा कि पाकिस्तान जिम्मेवार है। यूएन ने भी नहीं कहा कि पाकिस्तान जिम्मेवार है। अमेरिका ने नहीं कहा कि पाकिस्तान जिम्मेवार है। हम ही इकलौता है जो अपने छाती को पीटते हुए कहते हैं कि हाय हाय पाकिस्तान है जिम्मेवार। कोई मानने को तैयार नहीं है। हम कोई सबूत नहीं पेश कर पा रहे हैं। तो ये बयान आपने सुना और अब इस बयान के बाद प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं और कई सवाल भी उठ रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता ज्यादा बातचीत के साथ अंकित गुप्ता जुड़ गए हैं। अंकित, ये वो समय है जब पूरे देश में एकजुटता दिखाई जानी चाहिए और खैर ये पहली बार नहीं है जब मणिशंकर अय्यर ने ऐसा कोई बयान दिया हो, लेकिन ये बयान कई सवाल उठाता है और वाकई पाकिस्तानी बम की तरह इसको देखा जा रहा है। जी बिल्कुल, और इसी वजह से देश की राजनीति में कई तरह के सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। और खुद अगर हम बात करें बीजेपी की, सत्तारूढ़ बीजेपी की जो एनडीए की सरकार चला रही है, तो उसके कई नेताओं ने, खुद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने एक ट्वीट करके एक सवाल पूछा है और वो उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि एक पाकिस्तानी पप्पू राजनेता ने क्यों कहा कि हमारे लोग भारत की संसद में बैठे हैं। इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल ये किरेन रिजिजू ने किया। इसी तरीके के जो हमला है वो बीजेपी के कई नेताओं की तरफ से किए गए हैं। और जी हमको याद है मणिशंकर अय्यर का ये कोई पहला बयान नहीं है। इससे पहले भी कई ऐसे घटनाक्रम रहे हैं जहां पर मणिशंकर अय्यर ने अपने इस तरीके के बयानों के चलते हुआ क्या है, ये जो इस तरीके के बयान आते हैं उनका जो पाकिस्तान है अपना जो एक प्रोपेगेंडा फैलाता है कि देखिए खुद भारत मान रहा है कि पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है, सिर्फ भारत की सरकार ऐसा कहती है। भारत के अंदर के जो राजनेता हैं, लोग हैं, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान का रोल नहीं है। और जी हमको ये भी नहीं भूलना होगा कि अभी जो कुछ दिनों पहले ही संसद का सत्र चल रहा था, पी चिदम्बरम ने भी एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि हमारे पास ऐसा क्या सबूत है जिससे साबित होता हो कि वो आतंकी पाकिस्तान से जुड़े हुए थे। तो उसको लेकर के संसद में भी काफी हंगामा हुआ था और जब ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा चल रही थी तो उस दौरान भी पी चिदम्बरम के उस बयान को लेकर के सरकार ने, एनडीए के नेताओं ने कांग्रेस को घेरा था। और अब मणिशंकर अय्यर का यह बयान साफ तौर पर कांग्रेस की मुश्किलें जरूर बढ़ाता हुआ नजर आएगा, क्योंकि एक ऐसा मुद्दा है जिस पर तमाम देश के लोग एक साथ हैं और ऐसे में अगर कुछ इस तरीके के बयान सामने आते हैं तो निश्चित तौर पर उस पर सवाल उठना लाजमी है। जी ठीक अंकित, आप हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि देखिए लगातार उनका ये जो बयान है वो कई सवाल उठाता हुआ नजर आ रहा है। मणिशंकर अय्यर ने क्या कुछ कहा, एक बार फिर से दर्शकों को हम सुनवाते हैं। वो जो 33 देश ठरूर और उनके लोग गए हों, किसी ने नहीं कहा कि पाकिस्तान जिम्मेवार है। यूएन ने भी नहीं कहा कि पाकिस्तान जिम्मेवार है। अमेरिका ने नहीं कहा कि पाकिस्तान जिम्मेवार है। हम ही इकलौता है जो अपने छाती को पीटते हुए कहते हैं कि हाय हाय पाकिस्तान है जिम्मेवार। कोई मानने को तैयार नहीं है। हम कोई सबूत नहीं पेश कर पा रहे हैं। और देखिए पाकिस्तान को लेकर ये जो मणिशंकर अय्यर ने बयान दिया है, कई सवाल खड़े हो रहे हैं और पाकिस्तान को क्लीन चिट देने वाले इस बयान पर सियासी घमासान भी शुरू हो गया है। बीजेपी ने मणिशंकर अय्यर समेत पूरी कांग्रेस पार्टी को घेरते हुए जोरदार जुबानी हमला बोला। सुनिए। नेता रहते भारत में हैं, खाते भारत की हैं और गाते पाकिस्तान की हैं। और ये मणिशंकर अय्यर का कोई पहला बयान नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने बाकायदा उनको इस भूमिका के लिए रख रखा है कि वो कैसे
भारत के खिलाफ बयानबाजी करें। आप भाजपा का विरोध करना हो करिए, मोदी जी का विरोध करना हो करिए, लेकिन आप भारत का विरोध करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को शर्मसार करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। ऑपरेशन महादेव में मारे गए ये आतंकी चीख चीख करके इस बात की गवाही सबूत दे रहे हैं कि वो पाकिस्तान के थे। पाकिस्तान खुल करके आतंकियों के बचाव में खड़ा है। उसके बावजूद मणिशंकर अय्यर सबूत मांग रहे हैं, साक्ष्य मांग रहे हैं। पाकिस्तान की भूमिका कैसे स्थापित की जाए, इसके लिए उनको बयान चाहिए, सबूत चाहिए, साक्ष्य चाहिए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मणिशंकर अय्यर जैसे लोग इस देश के लिए एक बदनुमा दाग हैं, धब्बे हैं। ये देश के मंत्री रहे हैं। ये देश के खिलाफ बोलने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा। पहलगाम आतंकी हमले में किसका हाथ है और किसने हरकत की, यह पूरा देश जानता है। केंद्र सरकार ने भी पूरी तत्परता और मुस्तैदी से ऐसे आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की। जब कांग्रेस के लोग पाकिस्तान की तरफदारी करें तो इसके पीछे उनकी वोट की राजनीति की ही बू आती है। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के बयान को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि पहलगाम हमले को किसी देश ने पाकिस्तान को जिम्मेदार नहीं ठहराया है। सांच को आंच क्या, देश का हर आम वो खास जानता है कि इस हमले के पीछे किसका हाथ है। अब कांग्रेस को न दिखाई दे तो यह उसके नेत्र का दोष है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अंकित गुप्ता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, सवाल क्यों नहीं उठेंगे? स्वाभाविक सी बात है, जो पहलगाम में जिन्होंने अपनों को खोया, जरा उनसे पूछिए, उनका दर्द जानिए, तब मालूम चलेगा। और विपक्ष अपनी खुद की मुसीबतें खुद ही बढ़ा लेता है। आपने जिक्र किया पी चिदंबरम का, मणिशंकर अय्यर का ये नया बयान आ गया है सामने। आपको याद होगा राहुल गांधी ने भी कहा था कि पाकिस्तान की किसी ने निंदा नहीं की, दूसरे देशों ने हाँ आतंकवाद की निंदा की। तो ऐसे में अगर अपना ही देश, यहाँ के नेता ही ऐसी बातें करेंगे तो कैसे आतंकवाद के खिलाफ लड़ेंगे? बिल्कुल जी। और अभी कुछ ही दिनों पहले जो है संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुई है और वहां पर देश के प्रधानमंत्री ने, देश के रक्षा मंत्री ने, विदेश मंत्री ने, तमाम लोगों ने किस बात का जिक्र किया? गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात का जिक्र किया है कि ऑपरेशन महादेव चलाया गया और उसमें जो 3 आतंकी मारे गए उनके पास से उनकी पाकिस्तानी नागरिकता साबित होती है। उनके आई कार्ड मिले हैं जिससे साबित होता है कि वो पाकिस्तान से जुड़े हुए थे, पाकिस्तानी आतंकी थे। और ये तब हुआ है जब ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा चली थी संसद में, उसी दौरान ये एनकाउंटर हुआ है। अब उसके बाद में मणिशंकर अय्यर ये कह रहे हैं कि क्या सबूत है, अगर उनको सबूत चाहिए तो अब उसके बाद में क्या ही कहा जाए, क्यों नहीं सवाल उठाएंगे, जब खुद संसद में इस बात का सबूत दिया जा चुका है कि जो तीनों आतंकी मारे गए वो जो पहलगाम में हमला हुआ था उससे जुड़े हुए थे। तीनों की पाकिस्तानी जो है जो इन्वॉल्वमेंट है, वो उनकी जो है जो एसोसिएशन है वो साबित हो चुकी है। तो ऐसे में और क्या सबूत चाहिए मणिशंकर अय्यर साहब को? और इसी वजह से आज जो अभी कुछ ही देर बाद बीजेपी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है और जो जानकारी यही मिली है कि बीजेपी की तरफ से लगातार अब इसको लेकर के न सिर्फ बीजेपी बल्कि तमाम एनडीए के नेता इसी को लेकर के सवाल उठाएंगे कि आखिर बार बार जो विपक्षी नेता हैं क्यों इस तरीके के बयान देते हैं जिससे पाकिस्तान को मौका मिलता है। बिल्कुल अंकित, बड़ा सवाल है, पाकिस्तानी प्रेम दिल में जागृत क्यों हो रहा है? ये तो बड़ा सवाल है ही, क्योंकि पाकिस्तान की हरकत तो ये पूरी दुनिया जानती है। तो ऐसे में मणिशंकर अय्यर को और दूसरी विपक्षी पार्टियों को, नेताओं को समझना होगा। और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां पर जारी सेना के एक्शन की एक खबर मिल रही है। लगातार सेना का एक्शन जारी है और कुलगाम के जंगलों में सुरक्षा बल अपना ऑपरेशन चला रहे हैं। ऑपरेशन अखल के तहत दहशतगर्दों को घेर कर कार्रवाई यहां पर की जा रही है। इस ऑपरेशन में अब तक 3 आतंकवादी ढेर हो चुके हैं। जानकारी के अनुसार जंगलों में अभी भी 1 से 2 आतंकी छिपे हो सकते हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। और इन दहशतगर्दों की तलाश में सेना का ऑपरेशन जारी, रुक रुक कर दोनों तरफ से फायरिंग भी हो रही है। साथ ही अलग अलग तकनीक की मदद से आतंकवादियों पर नजर रखी जा रही है। आपको यह भी बता दें कि कल पूरे दिन ऑपरेशन के बाद देर शाम कार्रवाई रोकनी पड़ी। अंधेरे की वजह से थोड़ी परेशानी आ रही थी, लेकिन एक बार फिर से सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला और ऑपरेशन को जारी रखा। और देखिए ऑपरेशन अखल को लेकर अब तक क्या कुछ अपडेट है वो भी हम आपको बता देते हैं। हर अपडेट, कुलगाम के जंगलों में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन अखल लगातार जारी है और आज भी ऑपरेशन चल रहा है। आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और मारे गए आतंकियों के पास से आधुनिक हथियार बरामद भी किए गए। इस ऑपरेशन में सेना के साथ साथ स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की टुकड़ियां शामिल हैं।
तो देखिए, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का जो ऑपरेशन है वो तो जारी है ही। ऐसे में बीते 7 दिनों में 3 अलग अलग ऑपरेशंस में अब तक 8 आतंकी ढेर किए जा चुके हैं। 28 जुलाई की अगर बात करें तो ऑपरेशन महादेव चलाया गया, जिसमें पहलगाम हमले में शामिल 3 आतंकियों को हमारे सुरक्षा बलों ने मार गिराया। 31 जुलाई पुंछ में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया गया। इस कार्रवाई में हमारे जवानों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराने का काम किया। और आज यानी कि 3 अगस्त है, सुरक्षा बलों का ऑपरेशन अखल जारी है। कुलगाम में 3 आतंकियों को मार गिराने के बाद अब सर्च ऑपरेशन चल रहा है। 102 आतंकियों के अभी भी छिपे होने की सूचना प्राप्त हो रही है। ताजा अपडेट हम ले लेते हैं। हमारे साथ श्रीनगर से हमारे संवाददाता आसिफ कुरैशी जुड़ गए हैं, उनसे जान लेते हैं कि अभी ग्राउंड पर क्या स्थितियां हैं। आसिफ, लगातार देखिए ऑपरेशन अखल जारी है, इसके तहत अभी तक क्या जानकारी मिल रही है, ताजा अपडेट्स क्या, क्योंकि अभी भी 1 से 2 आतंकी घाटी में छिपे हो सकते हैं। बिल्कुल जी, देखिए आज इस ऑपरेशन का तीसरा दिन जी। है। शुक्रवार देर शाम सुरक्षा बलों का जब आमना सामना जंगल में छुपे हुए मिलिटेंट्स के साथ हुआ था, तो इनिशियल फायरिंग में ही एक जो है मिलिटेंट जख्मी हो गया था, जिसका शव शनिवार सुबह तलाशी अभियान के दौरान मिला था और उसकी पहचान हारिस डार के तौर पर हुई थी और ये पुलवामा का रहने वाला था। इसके बाद कल दिन भर चले ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने एक और मिलिटेंट को तो मार गिराया, उसका शव भी बरामद कर लिया, जबकि तीसरा मिलिटेंट जो एक गुफा में छुपा हुआ था, जिसके खिलाफ लगातार सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी था और शाम होते होते उसको भी न्यूट्रलाइज किया गया। हालांकि उसका शव अभी बरामद नहीं किया गया है, लेकिन रात भर ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों पर कई जगह से फायरिंग होती रही, जिसके बाद सुरक्षा बलों का यह आंकलन है कि अभी भी कम से कम 1 या 2 मिलिटेंट जो हैं वो इस इलाके में छुपे हैं, जिनके खिलाफ ये ऑपरेशन जारी है। मैं बता दूं कि सुरक्षा बलों ने जब शुक्रवार को ये ऑपरेशन शुरू किया था तो पुख्ता जानकारी ये थी कि 4 से लेकर 5 मिलिटेंट इस अखल के जंगल में छुपे हुए हैं, जिनमें से 2 के बारे में संदेह ये था कि वो विदेशी हैं, जबकि 3 के बारे में बताया गया था कि वो स्थानीय मिलिटेंट हैं, TRF और लश्कर से जुड़े हुए। तो जिसके बाद ये ऑपरेशन देवसर इलाके में अखल के जंगलों में शुरू किया गया। कल दिन भर चले ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली, लेकिन अभी भी जो 1 से 2 मिलिटेंट जिनके बारे में ये आशंका है कि वो विदेशी हो सकते हैं, उनके खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है। और रात भर सस्पेंड होने के बावजूद भी दोनों ओर से गोलियां बारी होती रही और जो मोटार है उसके गोले और रॉकेट्स अभी भी जारी है और लगातार इन मिलिटेंट्स को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। और अब बात सनातन पर छिड़े नए संग्राम की। जी हाँ, एक विवादित बयान सामने आया है और ये विवादित बयान दिया है एनसीपी शरद पवार गुट के बड़े नेता जितेंद्र आव्हाड ने। सनातन धर्म को लेकर एक विवादित टिप्पणी उन्होंने की है, बयान दिया है। सनातन धर्म पर जितेंद्र आव्हाड ने विवादित बयान दिया। कहा है उन्होंने कि सनातन धर्म ने भारत को बर्बाद कर दिया। साथ ही जितेंद्र आव्हाड का कहना है कि सनातन धर्म नाम से तो कोई धर्म ही नहीं, हम हिंदू धर्म के अनुयायी हैं। सनातन का विरोध करना हमारा धर्म। जितेंद्र आव्हाड ने इन बातों का जिक्र किया। देखो, सनातन धर्म के बारे में हमेशा बोलता आ रहा हूँ, उससे ही ये देश में वर्ण व्यवस्था बढ़ी, इससे ही इस देश में धर्म द्वेष बढ़ा, इससे ही नीच ऊंच की राजनीति जो खेल था वो शुरू हुआ। शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक किसने इनकार किया? वो सनातनी ही थे। छत्रपति संभाजी राजे को सबसे बदनाम किसने किया? सनातनी थे। महात्मा फुले को मारने की कोशिश किसने की? सनातनी थे। सावित्रीबाई फुले को गोबर किसने मारा? सनातनी थे। डॉक्टर अंबेडकर के जैसे बुद्धिमान आदमी को कॉलेज में जाने से किसने रोका? पानी पीने से किसने रोका था? वो सनातनी ही थे। तो सनातनियों को विरोध करना यह हमारा खुद का स्वयं व्यक्तिगत धर्म बनता है। हिंदू धर्म को ही संदर्भित करने वाला शब्द होता है सनातन, जिसका कोई अंत नहीं होता। और जितेंद्र आव्हाड ने कहा है कि सनातन ने ही भारत को बर्बाद कर दिया। हालांकि इसके बाद से कई प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और कई सवाल उनके इस बयान के बाद उठ रहे हैं। हमारे साथ हमारी संवाददाता नम्रता दुबे जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नम्रता, जितेंद्र आव्हाड ने ये जो बयान दिया है और उस समय जब महाराष्ट्र में सियासी सरगर्मियां अपने चरम पर हैं, ऐसे में साफ तौर से उनका विरोध करने वाले भी सामने आ चुके हैं, प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर जितेंद्र आव्हाड सनातन को लेकर, उस शब्द को लेकर इतने ज्यादा खिलाफत में उनके बयान क्यों देने लगे?
जिया, मैं जितेंद्र आव्हाड के बारे में आपको बता दूं कि वो मुमरा से विधायक हैं, जहां पर जो है ज़्यादा हिंदू नहीं है और वहां पर जो कुछ अल्पसंख्यक है वो उनके वोटर्स हैं। और ऐसा पहली बार नहीं है कि जितेंद्र आव्हाड ने हिंदू या सनातन धर्म को टारगेट किया है। इसके पहले एनसीपी के एक शिविर में उन्होंने भगवान राम को लेकर टिप्पणी की थी कि वो मांसाहार करते थे, तो उसके पहले भी वो विवादों में रह चुके हैं। इस बार जब मालेगांव का वर्डिक्ट आया तो उस वर्डिक्ट को लेकर भी सनातन धर्म पर टिप्पणी करते हुए जितेंद्र आव्हाड नजर आ रहे हैं और अब खुलकर उन्होंने इस बात को रखा है। वो जानते हैं कि इससे रिएक्शन और बढ़ेगा और ज़्यादा जो उनके वोट बैंक है, जो खास तौर पर उनके इलाके की वोट बैंक है, उससे उनको अच्छा प्रतिसाद मिलेगा। और आपको बता दूं कि आगामी जो स्थानीय निकाय चुनाव है वो उनके विधायकी क्षेत्र में भी होने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं एक चुनाव को मौका देखते हुए इस तरह के मुद्दे को उठाना वो उनकी फितरत रही है। जितेंद्र आव्हाड मुमरा से आते हैं, जहां पर लाखों अल्पसंख्यक ही उनके मतदाता हैं, वोटर्स हैं, और ऐसे में जितेंद्र आव्हाड अपने इस तरह के बयान के लिए हमेशा जाने जाते हैं। जितेंद्र आव्हाड के बयान पर भाजपा के महाराष्ट्र के नेताओं के रिएक्शंस भी आने शुरू हो गए। राम कदम ने कहा है कि इनकी विकृत सोच है, इनको ज्यादा बुद्धि नहीं है, सनातन पर इनको ज्ञान नहीं है। दूसरी तरफ तमाम भाजपा के नेताओं के साथ शिंदे गुट के नेताओं ने भी जितेंद्र आव्हाड के इस बयान का विरोध किया है। तो कुल मिलाकर जितेंद्र आव्हाड ने ये बयान कहीं ना कहीं जानबूझ कर दिया है, क्योंकि मालेगांव के निर्णय आने के बाद तरह तरह से सनातन आतंकवाद को लेकर जो मुद्दा उठा था उस पर ये शरद पवार गुट जो है वो हमेशा से एक न्यूट्रल स्टैंड लेता है। तो यहाँ पर जितेंद्र आव्हाड ने खुलकर इसलिए सनातन पर टिप्पणी की है, और ना सिर्फ टिप्पणी की है, तमाम जो महाराष्ट्र के बड़े क्रांतिकारी नेता रहे हों, राजा रहे हों, उनको इसमें इस्तेमाल किया है उन्होंने, ताकि हर वर्ग से एक तरह की सिंपैथी ले पाए सनातन के खिलाफ। और अब यहाँ पर एक बड़ी तस्वीर नजर आ रही है। और एक और बड़ी वजह है जितेंद्र आव्हाड की इस टिप्पणी के पीछे, साध्वी प्रज्ञा ने कहा था कि महाराष्ट्र के कई नेता इसमें शामिल हैं जिन्होंने उनको प्रेशराइज किया। तो बड़े नेताओं में शरद पवार और तमाम नेता जो हैं जो उस दौरान कांग्रेस के साथ थे, उनका कहीं ना कहीं उन्होंने एक दूसरे बात के जरिए जिक्र किया था। तो इसी का जवाब देते हुए जितेंद्र आव्हाड ने अब सनातन धर्म पर ये एक बड़ी टिप्पणी की है जो नजर आ रही है। और उन्होंने ये टिप्पणी तमाम स्थिति को देखते हुए की, क्योंकि साध्वी प्रज्ञा लगातार कहती आ रही है कि महाराष्ट्र में जब कांग्रेस की सरकार तो नम्रता ये कह सकते हैं जो खुद को हिंदू धर्म का अनुयायी बताते हैं, उन्होंने ही किसी के विरोध के लिए या कहें तुष्टीकरण की राजनीति के लिए सनातन को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं बाढ़ और बारिश की, और पहाड़ से लेकर मैदान तक जल प्रलय की। जुलाई का महीना खत्म हो चुका है, अगस्त महीने की शुरुआत हो चुकी है, और अगस्त के शुरुआत के साथ ही कुदरत का क्रोध भी जारी है। जून जुलाई में तांडव मचाने के बाद अब अगस्त में भी बारिश मुसीबत बनकर बरस रही है। मैदानी इलाकों में लगातार नदियां उफान पर हैं, गंगा खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, कटान का सिलसिला जारी है। मैदानों की बात करें तो यहां पर भी पत्थर दरक रहे हैं। हिमाचल, उत्तराखंड में यानी कि पहाड़ी इलाकों में भी हालात सबसे ज्यादा खराब हो चले हैं। तो मैदान से लेकर पहाड़, हर तरफ जल प्रलय, और यहां पर जो बाढ़ बारिश की भयानक तस्वीरें हैं वो भी सामने आ रही हैं। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं, जहां पर लगातार बाढ़ बारिश का सिलसिला जारी है। और हिमाचल के बिलासपुर की बात करें तो पुल के पास लैंडस्लाइड हो गया। भारी बारिश के बाद पहाड़ अचानक से गिरने लगे, दरकने लगे। पहाड़ गिरने से महिला सड़क यहां पर बंद कर दी गई है। लोगों से एहतियात बरतने की अपील की जा रही है, लेकिन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा भयावह स्थितियां यहाँ पर। लगातार बारिश हो रही है और पहाड़ हिल रहे हैं, दरक रहे हैं, और जो पहाड़ों की बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, बोल्डर्स हैं, वो इस वक्त सड़कों पर कैसे आकर गिर रहे हैं वो तस्वीरों से आप समझिए। और इस रास्ते को बंद कर दिया गया है। बिलासपुर की ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश से हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त हिमाचल के आसपास की जितनी भी नदियां हैं वो उफान पर हैं। पहाड़ों पर हो रही बारिश के बाद लगातार पहाड़ों से मलबा सड़कों पर आकर गिर रहा है। बिलासपुर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। अब तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं हिमाचल के चंबा की, जहां पर भारी बारिश से सड़कों पर मलबा आ गया है। नदी नाले उफान पर हैं। बादल फटने से पुल टूट गया, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। यहाँ पर एक गाड़ी आपको बीच मझधार में फंसी हुई नजर आ रही है, और किसी तरह प्रयास किया जा रहा है कि इस गाड़ी से लोगों को बाहर निकाला जाए, और किसी तरह गाड़ी को भी बीच मझधार से बाहर निकालने का प्रयास यहाँ पर हो रहा है। यहाँ धक्का लगाया जा रहा है गाड़ी को, लेकिन किसी भी पल कोई हादसा यहाँ हो सकता है। जान जोखिम में डालकर भी लोग
पुलिया को पार कर रही हैं, पुल को पार कर रही हैं। हर तरफ पानी का कब्जा इस वक्त नजर आ रहा है। खासतौर से पहाड़ी राज्यों में इस वक्त सबसे ज्यादा खतरनाक स्थितियां हैं और मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में बारिश का जो दौर है वो थमता नजर नहीं आ रहा है, यानी कि लोगों की जो मुसीबतें हैं वो आगे भी बढ़ सकती हैं। लोगों से अपील यही की जा रही है कि वो एहतियात बरतें। हिमाचल में लगातार बादल फटने की घटनाएं गंभीर होती जा रही हैं और इस साल बाकी सालों की तुलना अगर हम करें तो ज्यादा ही बादल फट रहे हैं। बीते 24 घंटे के अंदर 3 जगहों पर बादल फटने की घटनाएं सामने आई। फ्लैश फ्लड से तबाही की खबरें सामने आई। इस साल 150 से ज्यादा लोग इस बाढ़ बारिश में फंसकर अपनी जान भी गंवा चुके हैं। पूरा ही आ गया दोस्त। और जाओ, पीछे हो जाओ। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के उन इलाकों की हैं जहां पर सैलानियों की भरमार रहती है, लेकिन फिलहाल इन खूबसूरत वादियों से कुदरत की खौफनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं। कुल्लू, मंडी, कांगड़ा और लाहौल स्पीति में बादलों का विध्वंस सामने आ रहा है। कहीं बादल फटने की घटना घट रही है तो कहीं लैंडस्लाइड से पहाड़ दरक रहे हैं। हिमाचल में मौसम की अगस्त क्रांति में सबसे ज्यादा बेहाल कुल्लू जिला हुआ है। भारी भरकम ट्रक की जल समाधि लेते ये तस्वीरें कैमरे में कैद हुई। जो शख्स इस पूरी घटना को कैमरे में कैद कर रहा है उसका ऑडियो भी साफ सुनाई नहीं दे रहा, क्योंकि पानी का बहाव इतना तेज है कि पूरी घाटी में नदी की खौफनाक बूंद सुनाई दे रही है। जो ट्रक कुछ वक्त पहले तक पानी की इस रफ्तार को चुनौती दे रहा था, वो कुछ वक्त बाद दम तोड़ देता है। ट्रक के साथ और वाहन डूबने लगते हैं और पानी का स्तर इतना ज्यादा था कि दोनों बड़े वाहन पानी के आगोश में समा जाते हैं और फिर नजर नहीं आते। जहां शुक्रवार को पार्वती घाटी में बादल फटा, जिसकी जद में यहां मौजूद कोफर डैम भी आ गया। इसी कोफर डैम पर स्थित मलाना पावर प्रोजेक्ट को भारी नुकसान हुआ। मलाना प्रोजेक्ट का बड़ा हिस्सा पानी में बह गया। यहाँ मौजूद टनल और किनारे पड़ी कुछ मशीन और वाहन तबाही की गवाही दे रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर कोई नहीं कह सकता कि यहाँ शुक्रवार को बाढ़ आने से पहले कोई पावर प्रोजेक्ट था भी। बादल फटने की वजह से कुल्लू में मलाना 1 हाइडल पावर प्रोजेक्ट को भी काफ़ी नुकसान हुआ है। दरअसल शुक्रवार शाम को बादल फटता है, जिसकी वजह से मलाना 1 हाइडल पावर प्रोजेक्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गया है। उसका जो डैम है वो डैमेज हो गया है। कितने बजे का ये वाकया था जब सारा कुछ हुआ? ये सर कम से कम वैसे तो 3, साढ़े 3, 4 बजे के टाइम पे थोड़ा थोड़ा पानी बढ़ रहा था। 84-30 नंबर गाड़ी थी, वो बह गई इसमें, और 2-3 गाड़ियाँ और भी थी, हाइड्रा भी था और एक टिप्पर भी था सामने। वो सारी गाड़ियाँ हमारे सामने बह गई यहाँ से। तो फिर हम तो वहाँ पे जैसे पानी हमारी गाड़ी के पास पहुँचने वाला था तो हमारे को तो आगे पीछे थे, फिर हमने भाग के अपनी जान बचाई और गाड़ी चली गई हमारी। इसी पावर प्रोजेक्ट के ऊपर पुल था जो बह चुका है। यहाँ से करीब 10 किलोमीटर दूर मलाना गांव है। ये पुल मलाना गांव पहुँचने का एकमात्र रास्ता है और अब स्थानीय लोग जान जोखिम में डालकर कुदरत की इन चुनौतियों को पार कर रहे हैं। गाड़ियाँ तो जा नहीं रही आगे, तो कितना किलोमीटर? 10 किलोमीटर होगा। अच्छा, यहाँ से अब 10 किलोमीटर पैदल जाएंगे? पैदल ही जाएंगे, बुरा हाल हो जाएगा। मेरे को थक के सामान कैसे उठाएगा, खुद कैसे चढ़ेगा ऊपर। बड़ा सामान आप लेके जा रहे हैं, क्या बता रहे हैं आप 10 किलोमीटर ये ऊपर चढ़ेंगे आप? चढ़ाइए। हाँ जी, चढ़ा तो पड़ेगा ही, तब क्या करना।
पैदल जो है यहाँ से मार्च कर रहे हैं। बेसिकली 10 किलोमीटर के करीब ये लोग बता रहे हैं। ये देखिए कितना ख़तरनाक है, क्योंकि ये जो पत्थर भी होते हैं दरअसल ये बड़े स्लिपरी होते हैं। ये देखिए आप सामने, ये लोग जो हैं पहाड़ी चढ़ेंगे। अब ये पहाड़ी जो है और इसमें एक रस्सा जो है वो लगाया गया है ताकि ये लोग जो है अपने आप को संभाल सकें, बचा सकें। गांव में पहुंचना है, घर है आखिरकार, तो ये पहाड़ जो है इसको चढ़ के ये लोग जो है क्रॉस करेंगे। रस्सा जो है लगाया, ये देखिए आप कितना बड़ा चैलेंज है। अब रस्सा जो है, रस्से का सहारा ये औरतें जो हैं ले रही हैं ऊपर चढ़ने के लिए। ये अंदाज़ा हम जो हैं इन लोगों के जीवन का लगा सकते हैं। बताया जा रहा है कि इस डैम में भी बिजली का उत्पादन नहीं हो रहा था। ये रन ऑफ द रिवर तकनीक पर आधारित था। जब बादल फटा तो डैम में पानी नहीं था। अगर पानी होता तो ये विभीषिका और भयावह हो सकती थी। कुल्लू में बादल फटने से कई और इलाकों में तबाही आ गई। देखिए किस तरह लकड़ी के इस पुल को नदी का तेज बहाव चंद सेकंड में बहा ले गया। ये देखो भाई, जा रहे हैं पुल। दिल से मलाना में बादल फट चुका है। बहुत ही भयानक पानी, बहुत ही खतरनाक मंजर भाई, लोग देख सकते हैं आप। लो भाई, गया, चला गया भाई, पुल डूब गया। लकड़ी के जिस पुल ने जल समाधि ली है उसे पिछले साल स्थानीय लोगों ने ही बनवाया था, क्योंकि पिछले साल भी इलाके में कुदरत की खौफनाक तबाही सामने आई थी, जिसमें पुल बह गया था और इस बार अस्थायी व्यवस्था भी स्वाहा हो गई। खत्म भाई। कुल्लू की एक और तस्वीर देखिए। सैलाब के सामने पुल के सरेंडर होने की लाइव तस्वीर है। पलक झपकते ही पूरा का पूरा पुल नदी में बहने लगता है। पुल गया 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 गया, पुल गया 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 भाई लोग, पुल चला गया। ये कहाँ जा रहा है पुल? गया, पुल गया हमारा, पुल 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 चला गया। ये पुल मडकर्ण घाटी को बलाधी गांव से जोड़ने का एकमात्र पैदल पुल था, जो अब बह गया। गांव का संपर्क मुख्य मार्गों से टूट गया है। हमारा पुल 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 पूरा ही आ गया। तो पहाड़ से पेड़ों को उखाड़ फेंक नीचे उतरते मड स्लाइड की तस्वीरें देखिए। कुछ ही पलों में मड स्लाइड सड़क को निगल लेती है। मड स्लाइड की वीडियोग्राफी करने वाले भी खौफजदा हो जाते हैं। जाओ, पीछे जाओ। तो ये तस्वीरें हिमाचल के लाहौल स्पीति की हैं, जहां पर लेह मनाली हाईवे पर अचानक मड स्लाइड आया। किसी के हताहत होने या नुकसान की खबर नहीं है। पास में ही बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का कैंप है, जिसमें मलबा घुस गया। हरे भरे खूबसूरत पहाड़ों से एक भीमकाय चट्टान गिरती नजर आ रही है, जो रिहायशी इलाकों में दस्तक देकर एक के बाद एक कई मकानों को अपनी जद में ले लेती है। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के मंडी की हैं। बादल फटने की घटना से मंडी अब तक सहमा हुआ है और अब लैंडस्लाइड की तस्वीरें डरा रही हैं। बादल फटने और लगातार बारिश से हिमाचल में नदियां उफान पर हैं। कांगड़ा में बाढ़ गंगा के रौद्र रूप देखिए, जहां मां चामुंडा के मंदिर के नजदीक की तस्वीरें हैं। फिलहाल हिमाचल में नदी और पहाड़ से जिंदगी परेशान है। तस्वीरें आपने देखी कैसे पहाड़ों के दरकने का सिलसिला लगातार जारी है, तो मैदानी इलाकों में नदियां उफान पर हैं। गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर चला गया है। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के बलिया से सामने आई है, जहां पर नदी किनारे बना मकान भरभरा कर गिर गया। और ये जो गंगा का आसपास का इलाका है, खासतौर से जो तटीय इलाके बताए जा रहे हैं, वहां पर सबसे ज्यादा जो खतरा है वो बना हुआ है, क्योंकि कटान हो रहा है और पक्के पक्के मकान तक इस वक्त गंगा नदी में समाते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल नजर आया जब गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर हुआ और बलिया में नदी किनारे बना हुआ मकान पूरा का पूरा गंगा नदी में ही समा गया। पूरा मलबा आप देख रहे हैं कैसे भरभरा कर गिरा और नदी में समा गया। यहाँ पर पहले भारी संख्या में लोग मौजूद थे, अपने आप को बचाते हुए वो यहाँ से भाग खड़े हुए। उत्तर प्रदेश के बलिया की तस्वीरें आ रही हैं और खासतौर से गंगा किनारे जितने भी घर इस वक्त बने हुए हैं वो इस वक्त खतरे में नजर आ रहे हैं।
देखिए, प्रयागराज में भी बाढ़ बारिश का असर देखने को मिल रहा है। नदियां यहां पर भी उफान पर हैं। रिहायशी इलाकों की बात करें तो पानी की दस्तक यहां पर भी देखने को मिली, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया है और जिन सड़कों पर कुछ दिन पहले गाड़ियां चल रही थी, स्कूटी चल रही थी, बाइक चल रही थी, वहां पर बोट इस वक्त चलती हुई नजर आ रही है। नाव के सहारे लोग अपने घरों में जा रहे हैं और कुछ लोग तो अपने घरों को खाली कर दूसरे स्थानों पर शिफ्ट हो रहे हैं, अपना जरूरी सामान यहां से निकाल रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने, आधे आधे मकान पानी में डूबे हुए हैं और ज्यादातर मकान ऐसे जिनका जो ग्राउंड फ्लोर है वो पूरा का पूरा पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। कमर कमर तक पानी यहां भरा हुआ है। लोग यहां से जाने को मजबूर हैं, कुछ इन्हीं समस्याओं के बीच जीने को मजबूर हैं। ये प्रयागराज की तस्वीरें आपके सामने, रिहायशी इलाका है, रेसिडेंशियल इलाका है और इतना ज्यादा पानी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भर गया। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हम देखिए राजापुर में मौजूद हैं। आप देखिए कि राजापुर की ये गलियां हैं और गलियों में देखिए पानी किस तरह से भरा है, यानी कि एनडीआरएफ की बोट गलियों में चल रही है। तो आप सोच सकते हैं कि पानी का जो जलस्तर है वो क्या है। और हम यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम के साथ यहाँ पर लाइव रेस्क्यू करने के लिए पहुंचे हैं और हम आपको लाइव रेस्क्यू दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह से लोग छतों पर फंसे हुए हैं और एनडीआरएफ की जो टीम है इस वक्त इन लोगों के लिए देवदूत बनकर पहुंची है। देखिए छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर फंसे हुए हैं क्योंकि पानी पूरी तरीके से उनके घरों में पहुंच चुका है और चाहे वो छोटे बच्चे हों, चाहे वो जवान हो, चाहे वो वृद्ध लोग हों, वो अब छतों पर पूरी तरीके से रहने के लिए मजबूर हो चुके हैं। और देखिए कि एनडीआरएफ की टीम अब यहाँ पर पहुंच चुकी है और उनको रेस्क्यू करते हुए बाहर निकालेगी और बाहर निकालने के बाद उन्हें अपने साथ बाढ़ शिविर केंद्र में पहुंचाएगी। यानी कि आप देख सकते हैं कि जिस तरह से पानी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है तो यहाँ पर कई हजारों मकान आपको देख रहे होंगे कि पानी के चपेट में आ चुके हैं। रेस्क्यू की बात करें हम तो एनडीआरएफ की टीम में परसों से ही ऐसे रेस्क्यू करने शुरू कर दिए हैं और जहां जहां पर लोग फंसे हुए हैं उनको पहुंचकर वहां से निकालने का काम लगातार एनडीआरएफ की टीम ने जारी रखा हुआ है। जो लोग मकानों में फंसे हुए थे उनको एनडीआरएफ की टीम अब लगातार बाहर निकाल रही है। हालांकि 3-4 दिन से एनडीआरएफ की टीम लगातार कई इलाकों के गश्त भी कर रही थी कि जहां जहां पानी भर रहा है वो वहां पर तेजी से पहुंच रही थी। तो तस्वीरों में देखिए कि चाहे वृद्ध हो, चाहे जवान हो, महिला हो, पुरुष हो, हर तरीके के लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।